इससे सीखा सर अमीर पाराशर कौन सा है? मूर्ति देवी महाविद्यालय बानसूर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज भूगोल क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भूगोल एक ऐसा विषय है जिससे हम भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का अध्ययन एक साथ करते हैं। ज्योग्राफी या भूगोल के विकास से पूर्व हम इतिहास का अध्ययन करते थे, लेकिन इतिहास में जो बीत चुका है उसी का अध्ययन होता है। बीते हुए से सबक लेकर आगे क्या होने वाला है, इन सब संभावनाओं का उपयोग या उसका ज्ञान हम भूगोल के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। भूगोल न केवल एक कला है, भूगोल एक विज्ञान भी है। आज हम भूगोल के वास्तविक अर्थ की बात करें या शाब्दिक अर्थ की बात करें तो चूँकि भूगोल दो शब्दों जियो और ग्राफी शब्द से बना है। जियो का अर्थ पृथ्वी से है और ग्राफी का अर्थ वर्णन से है, अर्थात जहाँ पृथ्वी का वर्णन है वही ज्योग्राफी है। लेकिन भूगोल जैसे विषय को हम शब्दों की परिभाषा में नहीं बांध सकते। भूगोल विषय है, उसका विषय क्षेत्र व्यापक है, कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसलिए भूगोल में हम उन समस्त अवयवों का अध्ययन कर रहे हैं जो इस सृष्टि में उत्पन्न जीवन एवं मानव जीवन को प्रभावित कर रहा है। इसलिए भूगोल के अध्ययन के लिए हम भूगोल का जो केंद्र बिंदु है वो मानव को मानते हैं। मानव को केंद्र मानकर यदि हम अध्ययन करते हैं तो सृष्टि में उपस्थित सभी, चाहे वो जैविक पदार्थ हैं चाहे वो अजैविक पदार्थ हैं, वो जो मानव को किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं, उन सब का अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत कर रहे हैं। भूगोल विषय की यदि हम एक साधारण भाषा में परिभाषा बनाना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि सृष्टि में उपस्थित समस्त जैविक और अजैविक पदार्थ जो मानव जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं, भूगोल विषय के अंतर्गत आते हैं। प्राचीन काल से ही हम सुनते भी आ रहे हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं कि सृष्टि में 5 जो तत्व हैं, जिसमें पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, सूर्य है और जल है। इन 5 तत्व से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है, इन 5 तत्व से ही मानव का निर्माण हुआ है। इन 5 तत्व में किसी एक के अभाव में हम सृष्टि की परिपूर्णता नहीं कर सकते। यदि हम सृष्टि से जल को हटा देते हैं तो भी जीवन समाप्त हो जाता है, यदि हम वायु को हटा देते हैं तो भी जीवन समाप्त हो जाता है। यदि हम सूर्य की बात करते हैं तो बिना किसी ऊर्जा के इस संसार में, इस सृष्टि में किसी का भी संचालन संभव नहीं है। इसी प्रकार वायुमंडल या आकाश और पृथ्वी, इनका भी उतना ही औचित्य है जितना कि अन्य तत्वों का है। इस प्रकार ये समस्त तत्व जो प्रकृति ने हमें निःशुल्क उपलब्ध करवाए हैं, ये 5 तत्व ही मानव के विकास, मानव के जन्म और उसके क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं और इन सभी का अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। हम देखते हैं धरातल के ऊपर जो उच्चावच हैं, उन उच्चावचों में या उन उच्चावचों के अनुसार ही प्रकृति ने वनस्पति को पैदा किया है, प्रकृति ने जीवों को पैदा किया है, उनका खान पान तय किया है, उनका रहन सहन तय किया है, उनकी वेशभूषा तय की है। यहाँ तक कि मानव की जो आदतें हैं या जीव जंतुओं की जो आदतें हैं वो भी उच्चावच और वहाँ की जलवायु के अनुसार ही प्रकृति ने तय की है। हम यदि रेगिस्तान का एग्जाम्पल लें, यदि ठंडा रेगिस्तान है और वहाँ पर हम यदि ऊँट को लेकर के जाते हैं तो क्या वो जीवित रह सकता है? मेरे ख्याल से किसी भी कंडीशन में ऊँट वहाँ जीवित नहीं रह सकता। और यदि हम याक को
गर्म मरुस्थल में लेकर के आते हैं तो वो भी यहाँ जीवित नहीं रह सकता। ऊँट की हम यदि बात करते हैं, बहुत दिनों तक पानी नहीं पी पाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में एक जैसी ही परिस्थितियाँ हैं। ठंडे मरुस्थल में भी पानी की उपलब्धता नहीं है तो गर्म मरुस्थल में भी पानी की उपलब्धता नहीं है, लेकिन दोनों का तापमान अलग अलग है, वातावरण अलग अलग है। यही कारण है कि गर्म मरुस्थल के जो जीव जंतु हैं उनके बाल छोटे होते हैं और वो गर्मी को सहन करने की कंडीशन अपने शरीर में पैदा कर लेते हैं। और ठंडे प्रदेश या ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्र के जो जानवर हैं उनके बाल सघन और बड़े होते हैं ताकि वो ठंड से उसको बचा सके। इसलिए प्रकृति ने हर जीव को, हर वनस्पति को, हर मानव को वातावरण से अनुकूलन की एक सुविधा प्रदान की है और उस सुविधा के अनुसार ही मानव या जीव जंतु का उन परिस्थितियों में विकास होता है। इन सब का अध्ययन हम भूगोल में करते हैं। इसलिए मानव या सृष्टि या आधुनिक सभ्यताएं चाहे कितना भी विकास कर लें, भूगोल विषय को छोड़ करके या भूगोल के अध्ययन के बिना ना तो वो वर्तमान परिस्थितियों तक पहुंच पाती, ना वो आज तक इतना विकास कर पाती और ना ही आने वाले समय में वो विकास कर पाएंगे। क्योंकि भविष्य के जो चरण हैं वो भूतकाल की जो घटनाएं हैं उनके ऊपर आधारित होते हैं। प्राचीन काल में या भूतकाल में आए भूकंप, बाढ़ या तूफानों से मानव सबक लेकर के भविष्य में उनसे बचाव के लिए ही उपाय करता है और यही विकास का पहला चरण है। यदि बाढ़ नहीं आती तो मानव नाव नहीं बनाता, यदि आंधी तूफान नहीं आते तो मानव पक्के मकान नहीं बनाता, यदि आग नहीं लगती तो मनुष्य अग्निशमन यंत्र भी नहीं बनाता। इसलिए भूतकाल में होने वाली दुर्घटनाओं के बचाव के लिए ही भविष्य का कार्य किया जाता है और वही आविष्कार कहलाता है। इसलिए सभ्यताओं का विकास हो या मानव का विकास हो, वो भूतकाल के दुष्परिणाम या दुर्घटनाएं वर्तमान के कार्य और भविष्य का परिणाम होता है, भविष्य का विकास होता है।